दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ कंबोडिया। और मुझे आए तो करीब करीब 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने एक भी कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया है। एक्चुअली वीडियो वगैरह नहीं बनाने का रीज़न तो ऐसा था कि मेरा जो गोप्रो था वो एक्चुअली दुबई में छूट गया था। मेरा जो गोप्रो है वो दुबई में छूट गया है, तो मैं अभी मोबाइल से ही बना रहा हूँ वीडियो। और अभी जैसे आप देख सकते हो, मैं एक टेंपल पे आया हूँ, भगवान बुद्ध के टेंपल पे। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो कुछ एक्सपीरियंस जो यहाँ मैं घूमा और देखा वो आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। तो आप सभी को पहले ये कहीं रखने के लिए अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों, बात हम करते हैं कंबोडिया कैसे पहुंचा, और जो यहाँ कुछ घूमा टहला उसका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। और कुछ जो 4 दिन से घूम टहल के देखा सुना, तो उसका एक्चुअली वीडियो तो आधा कुछ इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मोबाइल से बनाने पे यहाँ मोबाइल छीन के भाग जाते हैं, तो थोड़ा सेफ्टी मोबाइल में बहुत ज़्यादा ही है। मतलब ये मैं खुद नहीं, यहाँ लोकल लोग भी बोलते हैं कि बाहर मोबाइल मत निकालो। एक्चुअली जो फ्रेंड है मेरे साथ यहाँ, मतलब मुझे जो घुमाने लेके गए यहाँ, मेरी एक फ्रेंड है लोकल जो एयरफोर्स ऑफिसर है, वो फिर मेरा भांजा है जो शिवम। तो हम लोग जहाँ भी घूमे मोबाइल वो लोग निकालने नहीं देते हैं, बोलते हैं यहाँ छीन के भाग जाते हैं, तो इसीलिए मोबाइल निकाला नहीं। दोस्तों, जैसे कि अब आपको मैं कंबोडिया टूर का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस में मैं पहले कंबोडिया से थाईलैंड आया, मतलब अहमदाबाद से थाईलैंड आया, और थाईलैंड बैंकॉक आया, बैंकॉक से फिर फेनोफिनम आया। और अहमदाबाद से फेनोफिनम, अहमदाबाद से वो भाई बोल रहे हैं कि अच्छा है, अहमदाबाद से बैंकॉक आया, बैंकॉक से यहाँ आया। 5-6 घंटे का होल्ड था। और जैसे ही मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पहुँचा, वीज़ा फ्री था, तो वीज़ा में कोई इशू नहीं था, कुछ वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और एक्चुअली मेरा बहुत बार ट्रैवलिंग थाईलैंड हो चुका है, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा, ना रिटर्न टिकट ना कुछ, बस पासपोर्ट लिया और ठप्पा मारा और भेज दिया। पूछा भी नहीं कि कितना दिन रहना है, क्या रहना है, कुछ भी नहीं। तो फिर वहाँ से फिर मैं निकल के वहाँ से निकलने के बाद फिर मैं इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद जैसे ही मैं रीचेकिंग करने गया, तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपके पास $500 है क्या, मतलब एयरलाइंस वाले पूछ रहे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, $500 तो मेरे पास नहीं है, शायद 200 जितना था पड़ा था, मैंने एक्सचेंज करवाया नहीं था, पर इंडियन करेंसी 1 लाख जितना था, 1 लाख रुपया मेरे पास इंडियन करेंसी था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो डॉलर दिखाना पड़ेगा आपको, बिकॉज़ वो लोग बिना डॉलर के आपको मानेंगे नहीं, रिटर्न कर देंगे। तो मुझे लगा ऐसे ये लोग बोल रहे होंगे, तो मैंने उनको बोला नहीं कोई बात नहीं। फिर मैंने उनको बताया कि हाँ, मेरे पास इन्विटेशन लेटर है, इन्विटेशन लेटर है तो आपको बैलेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने उनको इन्विटेशन लेटर दिखाया, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया, और मैं वहाँ से
फिर बैंकॉक से फ़्लाइट पकड़ के फेनोफिनम आया। फेनोफिनम में यहाँ आने के बाद जैसे ही उतरा तो जैसे मैं यूएस पहुँच गया हूँ, ऐसे मुझे इमिग्रेशन वालों ने घेर लिया। अच्छा, मुझे ही नहीं, मैं जिस फ़्लाइट से यहाँ आया करीब करीब उसमें 3 या 4 इंडियन थे, सारों को घेर लिया। सबसे पहले मुझे घेरा एक ने, तो उसने 3 को और बुला लिया। तो एक्चुअली क्या हुआ, मैंने अपना बिजनेस वीज़ा बनवाया था दिल्ली से ही, स्टिकर वीज़ा लिया था। तो उन्होंने बोला बिजनेस वीज़ा पे क्यों यहाँ, मतलब क्या बिजनेस है, फलाना दिखाना, ये वो सब पूछना चालू कर दिए। फिर पूछते पूछते फिर उन्होंने बोला आपका आईडी शो करो। तो मैंने आधार कार्ड दिखाया तो बोले नहीं, गवर्नमेंट आईडी नहीं, आपकी कंपनी की आईडी। आप बिजनेस वीज़ा पे आए तो आप क्या बिजनेस करते हो, आपका विजिटिंग कार्ड दो। मैंने बोला यार वो तो है नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात आपको एक और बताता हूँ कि डमी टिकट मत बना के आना भाई। वो लोग डमी टिकट को वेरीफाई करते हैं। एक्चुअली मैंने भी बनाया था, डमी बनाया था, लेकिन वो फ़ोटो खींच के वेरीफाई करने जा रहा था तो इतने में दूसरे इशू आ गए डॉक्यूमेंट के। उसने बोला इनविटेशन लेटर जिसने बताया उसकी आईडी दो, मतलब ये सब बात चलने लगी। तो वो टिकट वाली बात वो भूल गया थोड़ा। फिर इसके बाद उसने इनविटेशन लेटर चेक किया। फिर उसने बोला कि आपको इनवाइट किसने किया है, उसका इनवाइटी का मोबाइल नंबर दो। तो मोबाइल नंबर दिया। तो बोला नहीं आप कॉल लगाओ। फिर मेरे पास वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था, उसने ही वाईफाई दिया। फिर इसके बाद मैंने वाईफाई उसका कनेक्ट करके शिवम को वीडियो कॉल किया और शिवम का फेस दिखाया। शिवम बाहर एग्ज़िट गेट पे ही खड़ा था। तो उसने बैकग्राउंड वगैरह देख के उसको लग गया कोई लेने आया है। तो बहुत जहमत के बाद कहाँ रुके हो, क्या है, ये वो है, फलाना ठिकाना, सब कुछ पूछ पाछ के फिर उसने बोला कि ठीक है आप जाओ। लेकिन मेरे बाजू में जो भाई खड़े थे उनके पास सब कुछ था, होटल बुकिंग था और $500 भी था और रिटर्न टिकट भी था। लेकिन नहीं, रिटर्न टिकट नहीं थी, सॉरी, होटल बुकिंग था, $500 था और कोई जो इनको यहाँ बुलाया था, इनवाइट किया था, उसका भी इनवाइटी का लेटर भी था, इनविटेशन लेटर। तो फिर भी उनको बोला था कि नहीं आपको रिटर्न जाना पड़ेगा, हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है। तो वो भाई साहब बोल रहे थे कि आपका मतलब मैं वापस थाईलैंड जाऊँ? तो वो बोला जहाँ जाना हो जाओ, थाईलैंड जाना तो थाईलैंड जाओ, लेकिन आपको रिटर्न जाना पड़ेगा। और मुझे जैसे ही बोला जाओ, मैं तो 1 2 3 हो गया, इसलिए कि मेरा भी डमी टिकट था, चेक करता तो मुझे भी डिपोर्ट करता। तो मैं सोचा जल्दी, अभी वो भूल गया है बातों में, तो मैं जल्दी निकलता हूँ। फिर मैं फटाफट वहाँ से निकला और फिर आया बाहर। भाई बाहर आके ऐसा लगा कि सच में रियल में यूएस आया हूँ। उसका रीज़न ये बताता हूँ कि यहाँ की करेंसी जो है रियाल, जो कंबोडियन रियाल है, वो एक्चुअली वो यहाँ कोई लेता ही नहीं जल्दी, बहुत कम, रेयर। और बड़े जगह तो सब लोग ज़्यादा करके डॉलर ही लेते हैं। अब हर एक जगह डॉलर चलता है, आप कहीं भी। अभी जैसे जिस टेंपल में मैं आया हूँ, इस टेंपल का विज़िट का पर पर्सन $1 है। तो मतलब गवर्नमेंट भी डॉलर में ही ले रही है और लोकल दुकान वाले भी डॉलर में ले। आप सामान लेने जाओगे तो डॉलर में ही रहता है, लिखा रहता है, डॉलर में ही मिलता है। मतलब 80% डॉलर में ही। मतलब जो छोटे दुकानदार हैं या छोटे व्यापारी हैं, बहुत कम वही लोग लोकल करेंसी लेते हैं। बाकी जो बड़े व्यापारी हैं या बड़ा सामान या ज़्यादा सामान आप लेने जाते हो, तो वो लोग आपसे मांगते हैं डॉलर दो। अब भैया यूएस में तो मांगते ही थे डॉलर दो, यहाँ भी डॉलर ही मांगते हैं। तो इसलिए आपको डॉलर कैरी करके आना है, लोकल करेंसी नहीं कैरी करना है।
मेरा वीडियो बनाने का दो ही रीज़न था कि जो भी कंबोडिया ट्रैवलिंग कर रहा है उसके लिए बताना, मतलब मेरा मकसद यही है कि जो भी कंबोडिया आ रहा है मैं उसे यही कहना चाहूँगा कि आप रिटर्न टिकट जो है आप कन्फर्म ही बना के आओ। अगर हो सकता है तो कन्फर्म ही बना के आओ, क्योंकि अगर कन्फर्म रिटर्न टिकट नहीं है तो वो लोग आपको डिपोर्ट कर देते हैं। एक्चुअली वो लोग रिटर्न टिकट को वेरीफाई करते हैं, बिना वेरीफाई किए वो लोग आने ही नहीं देते हैं, बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। रिटर्न टिकट को वेरीफाई करते हैं, और कुछ तो नहीं, लेकिन रिटर्न टिकट को मैंने देखा वेरीफाई करते हुए उनको। मेरे केस में मेरे रिटर्न टिकट का फ़ोटो खींच के उसने किसी को भेजा कि वेरीफाई करके बताओ। वो तो जब तक वेरीफाई करा था हम दूसरी बात करने लगे, उसमें सब क्लियरेंस, उसको जितना क्लियर हो गया उसको ऐसा लग गया कि नहीं हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है, तब उसने जाने दिया। दूसरी चीज़, डॉलर कैरी करके आओ। मैं तो आपको बोलता हूँ कि वो 500 मांग रहे हैं, 6, 7, 800 या 1000 जितना हो सके आप डॉलर कैरी करके आओ। डॉलर कैरी करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ सब जगह डॉलर ही चलता है। आप लोकल करेंसी कहीं से लेके आने की आपको ज़रूरत नहीं है। लोकल करेंसी मत लेके आओ, लोकल करेंसी की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप डॉलर लेके आओ, सबसे बेस्ट, आपको सब जगह डॉलर आपका चल जाएगा। और दूसरा रिटर्न टिकट। और सबसे एक मेन चीज़ और आपको बोलूँ कि अगर आप यहाँ आना चाहते हो कंबोडिया, तो एक काम आप अगर आपसे हो सकता है तो करो, ऑन अराइवल वीज़ा लेने की कोशिश मत करो। आप वीज़ा जो है ना वो पहले से ही आप स्टिकर वीज़ा ले लो, इंडिया से ही ले लो, या आप थाईलैंड हो तो थाईलैंड में से ही मिल जाता है 2-3 दिन में। 2-3 दिन में आपको थाईलैंड से भी कंबोडिया का वीज़ा मिल जाता है। कुछ उसमें सबमिट नहीं करना होता पासपोर्ट और फ़ोटो के अलावा। तो बेटर रहेगा कि स्टिकर वीज़ा लेके आओ, क्योंकि सेम ही प्राइस है स्टिकर वीज़ा में और उसमें। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप लोग हो सके तो स्टिकर वीज़ा लेके आओ, क्योंकि ये लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी टूरिस्टों को ही ज़्यादा वो करते हैं, क्योंकि इनका रीजन भी है। मैं अपने फ्रेंड को शेयर कर रहा था तो उन्होंने ऐसा बताया कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से लोग आते तो हैं, बहुत सारे लोग जाते नहीं हैं कि वो रिटर्न नहीं होते, तो इसलिए वो ज़्यादा ही उनके ऊपर इंक्वायरी करते हैं। तो फिर यहाँ आके वो लोग वीज़ा वेरीफाई करते हैं, मतलब सॉरी, यहाँ आके वीज़ा एक्सचेंज करवाने की कोशिश करते हैं। और कितने लोग बिना वीज़ा के ही अंदर छिप के ही रह जाते हैं, बहुत दिन तक रहते हैं, वर्क यहाँ काम करते रहते हैं कहीं ना कहीं। बाद में भले डिपोर्ट कर दिए जाए, पकड़े गए तो जो भी फ़ाइन है भर के जाना हो तो जाए, या जो भी रूल होगा। लेकिन रीज़न यही है कि ज़्यादा परेशान करने का रीज़न यही है कि जो आते हैं वो जल्दी जाते नहीं हैं, और टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। टूरिस्ट जैसे बहुत ज़्यादा प्लेस नहीं है, एक डेवलप, इतना ज़्यादा भी डेवलप नहीं है, ठीक है। मैं बहुत सारा वीडियो डालूँगा, आपको देख सकते हो कि कितना कहाँ डेवलप है। पूरी सिटी तो नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत सिटी डेवलप है अच्छी, जो ज़्यादा करके यहाँ चाइना और कनाडा के उनके सब, और कोरिया के, जापान के, उनके सब यहाँ डेवलप किए हुए बिल्डिंगें हैं, और ज़्यादा करके उनके बैंक हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बात करूं तो यहाँ मैंने देखा सब चाइनीज़ बैंक ज़्यादा है, फिर कैनेडियन बैंक है, इसके बाद यहाँ की बैंक के हैं, ऐसे ही हैं सब। और जो बिल्डिंगें भी ज़्यादा डेवलप हुई हैं वो ज़्यादा करके चाइना ने की है, चाइनीज़ ग्रुप ही है। एक तरीके से कहे तो चाइना पूरी तरह यहाँ फैला हुआ है, और इनके संबंध भी अच्छे ही हैं। अभी जैसे घूमते टहलते ही पता चला है कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो अभी खुद ही हाल फिलहाल चाइना में, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है वो खुद अभी वहीं रहते हैं। उनके बेटे यहाँ अभी न्यू प्रेसिडेंट हो गए हैं। तो इस तरह चल रहा है कंट्री यहाँ, और बहुत ज़्यादा डेवलप तो नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ लोगों के शौक़ बहुत अच्छे हैं। और
गाड़ी है सबके पास बहुत अच्छी अच्छी है। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, आप देखिए।